श्रीनगर। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमारे लिए हाउस बोट बुक कर दी है। मैंने बैगेज बैंड से अपना सूटकेस निकालते हुए कहा। कश्मीर जाने वाले उड़ानों के लिए आधा दर्जन अतिरिक्त सुरक्षा जांचों के बावजूद हम दोपहर को समय पर उतर गए। श्रीनगर के शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों से ज्यादा सीआईएसएफ और सेना के जवान थे। सौरभ ने कहा, मेरा विश्वास करो, तुम्हें पसंद आएगा। मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन को घूरने लगा। मैंने मैंने क्या कहा? मेरे पास नेटवर्क नहीं है। क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? सौरभ ने कहा। मेरे पास भी कोई सिग्नल नहीं था। हम दोनों ने अपने फोन बंद करके 2 बार चालू भी किए, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। क्या तुम्हारे पास प्रीपेड कार्ड है? बैगेज बेल्ट पर बैठे एक सहयात्री ने हमसे पूछा। सौरभ ने कहा, हाँ, जब मैं दिल्ली आया तो मैंने एक ले लिया था। पोस्टपेड में कभी बदलाव नहीं किया। मुझे भी नहीं, मैंने कहा। अन्य राज्यों के प्रीपेड कार्ड जम्मू कश्मीर में काम नहीं करते, सुरक्षा कारणों से। हम आधुनिक हवाई अड्डे से बाहर निकले। मैंने देखा कि एक आदमी हमारे नाम वाली एक दिल के आकार की तख्ती पकड़े हुए था। सचमुच सौरभ, मैंने सौरभ की ओर देखा। बहुत अच्छी सेवा है ना? हम एयरपोर्ट रेड पर शहर के केंद्र की ओर उत्तर की ओर चले गए। जैसे कि हम सफेद क्रीम रोल के आकार की एयरपोर्ट बिल्डिंग से बाहर निकले, हमने अपने आसपास पहाड़ों को देखा। अप्रैल की धूप बर्फ से ढकी चोटियों से चमक रही थी, जो शहर की सबसे ऊंची चोटियां थी। जैसे कि हम केंद्र के पास पहुंचे, यह किसी भी अन्य गैर मेट्रो भारतीय शहर जैसा लग रहा था। कोल्ड ड्रिंक, सेल फोन, अंडरवेयर और प्रवेश परीक्षा कोचिंग कक्षाओं के हॉन्ड्रिक्स परिदृश्य में बिखरे हुए थे। मुझे लगता है कि भारत इसी के बारे में है। अपने आरामदायक अंडरवेयर में कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें, अपने फोन के साथ खेलें और कॉक पिएं। यह भारत के किसी भी अन्य स्थान जैसा ही दिखता है, सौरभ ने उसी तरह सोचते हुए कहा। यह है भारत, मैंने कंधे उचका दिए। क्या उनके पास अपना संविधान और झंडा या कुछ और नहीं है? मैंने ड्राइवर की ओर इशारा किया और अपने मुंह पर उंगली रख ली। मैंने सुना था कि कश्मीर में राजनीति पर बात करना सिर्फ मुसीबत को आमंत्रित करना है। मुझे परेशानी की जरूरत नहीं थी। मुझे अपने सेल फोन को काम करने की जरूरत थी। मुझे अपने सेल फोन पर काम करने की जरूरत थी। अस्सलाम वालेकुम सौरभ भाई, केशव भाई, मैं निजाम हूँ। दाढ़ी और टोपी पहने 30 वर्षीय दुबले पतले शरीर वाले व्यक्ति ने हाउस बोट के प्रवेश द्वार पर हमारा स्वागत किया। निजाम ने कहा, आओ आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाऊंगा। हमारी हाउस बोट श्रीनगर शहर के बीचों बीच झेलम नदी पर खड़ी थी। यह वजीर बाग के नजदीक था, जहां जारा ने अपना बचपन बिताया था। हाउसबोट कंपनी के पास ऐसी आधा दर्जन नावें थीं, जिनमें से प्रत्येक में 3 से 4 कमरे थे। ये नावें दिन के अधिकांश समय घाट पर बंधी रहती थी, जिससे यह व्यवस्था एक तैरते हुए होटल जैसी लगती थी। निजाम हमें हमारे कमरे तक ले गया, एक लकड़ी का कैबिन जो मेरे हॉस्टल के कमरे से बड़ा नहीं था, जिसमें एक डबल बेड भी था। यह नहीं, मैंने कहा, हम अलग अलग जुड़वां बिस्तरों वाला कमरा चाहिए। हमें अलग अलग जुड़वां बिस्तरों वाला कमरा चाहिए, निजाम ने कहा। आमतौर पर जोड़े यहाँ आते हैं, उन्हें अलग अलग बिस्तर नहीं चाहिए होते। लेकिन आओ, मेरे पास अगली नाव में एक और कमरा है। मैंने कहा, हम अपने लिए अलग अलग कमरे बुक कर सकते थे और 2 गुना किराया ही तो देना पड़ता, सौरभ ने कहा। मेरा मानना है कि पैसा गोपनीयता से अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो निजाम ने कहा, आपको जो भी चाहिए, निजाम आपकी मदद के लिए मौजूद है। मैंने कहा, मेरा सेल फोन काम नहीं करता। नए सिम कार्ड को सक्रिय होने में 1 सप्ताह लग सकता है। मैंने मैंने कहा। निजाम ने कहा, भारत सरकार राज करती है, हम क्या ही कर सकते हैं, वे जो चाहते हैं करते हैं। मैं लोगों के मैं लोगों को संपर्क में कैसे रहूं? मैंने पूछा। निजाम सौरभ की ओर मुड़ा। अपने व्यस्त दोस्त से कहो कि वह आराम करे, वह छुट्टियों में श्रीनगर आया हुआ है। हमें अभी भी संपर्क में रहना है, मैंने कहा। निजाम ने कहा, नाव पर वाईफाई है, पासवर्ड बेड साइड टेबल पर है और फोन कॉल
सिम पाने का कोई तरीका नहीं, मैंने कहा। निजाम ने अपनी जेब से फोन निकाला। लो, सिम निकालो और इसका इस्तेमाल करो। आपका सिम? निजाम भाई, सौरभ ने पूछा। यह मेरा एक्स्ट्रा फोन है। जब समस्या आती है, हम इसे यूज करते हैं। जारा ने मुझे उस घर के बारे में बताया जिसमें वह बड़ी हुई थी। सिकंदर को खोजने के लिए कल हमारा पहला पड़ाव यहीं से होगा, मैंने कहा। हर शाम को डल झील पर टहलने आए थे, जिससे अनगिनत तस्वीरें और बॉलीवुड फिल्मों में कश्मीर की क्लासिक पृष्ठभूमि के रूप में देखा गया। मैंने यह भूलने की कोशिश की कि मैं जारा के शहर में था, जहां वह बड़ी हुई थी और खुश थी। क्या उसने इस हवा को महसूस किया? क्या उसने उस झील को पानी को छुआ था? मैं सोच रहा था। सफदर अंकल ने तुम्हें सही पता दिया है ना? सौरभ ने कहा। हाँ, उन्होंने बताया। वही पता जो उनके पास बहुत पहले से था। मेरी चिंता यह है कि कहीं सिकंदर और उसका परिवार कहीं और तो नहीं चला गया। सफदर के पास तो सिर्फ वजीर बाग का पता था। हम जल्द ही पता लगा लेंगे। हम कश्मीर लड़कों के एक समूह के पास से गुजरे जो किशोरावस्था में थे। वे एक बेंच पर बैठे अपने फोन से खेल रहे थे। मैं उनमें से एक के पास गया और खाने की जगह का सुझाव देने को कहा। मुलायम दाढ़ी वाले एक लड़के ने कहा, अहदूस रेस्तरा अहदूस रेस्तरा अजमाओ, अच्छा वाजवान है। धन्यवाद, मैंने उसकी खूबसूरत हरी आंखों को देखते हुए कहा। जैसे ही सौरभ और मैं जाने के लिए मुड़े, लड़का फिर बोला, क्या तुम भारत से हो? मैंने उस लड़के की ओर देखा और प्रश्न सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, मैंने कहा। मैं कश्मीरी हूँ, उसने कहा। उसके सभी दोस्त हंस पड़े। उनमें से एक ने तो ताली भी बजा दी। सौरभ ने मुझे धक्का देकर कहा कि हमें चलना चाहिए। मैंने कहा, लेकिन कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। हम भारत से नफरत करते हैं, एक और लड़का बोला। उसने सामान्य लहजे में कहा, जैसे उसने कहा हो, मुझे गोभी से नफरत है या मुझे मूली से नफरत है। नफरत? मैंने कहा। चलो चलते हैं सौरभ। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तुम्हारे सुझाव के लिए शुक्रिया, अभी हमें जाना होगा। सौरभ की बात सुनकर लड़के हंस पड़े। पहले लड़के ने कहा, डरो मत, हम आतंकवादी नहीं हैं। भगवान का वादा है कि हम नहीं हैं, दूसरे लड़के ने कहा। हे, वे बहुत ही तथ्यात्मक लहजे से बोल रहे थे। मैं बता सकता था कि उनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। एक बेंच पर कश्मीरी मुसलमान मुस्लिम लड़कों का एक झुंड बैठा हुआ था। जाहिर है कि पर्यटक उनसे दूरी बनाए रखना चाहते थे। मैं भी राजस्थानी हूँ, लेकिन भारतीय भी हूँ, मैंने कहा और मुस्कुराया। अपने देश से नफरत मत किया करो। भारत हमारा देश नहीं है। भारत हमारी परवाह नहीं करता। सौरभ ने अपनी कोहनी मेरी पसली में घुसा दी। मैंने कहा, चलो चलते हैं। वह सही थे। मैं कश्मीर में राजनीति से दूर रहने के लिए अपने नियम को तोड़ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सौरभ को अनदेखा करते हुए लड़कों से पूछा। मैं करीम हूँ और यह साकिब है, हरी आंखों वाले लड़के ने दूसरे की ओर इशारा करते हुए कहा। बाकी तीन लड़के चुप रहे, अपने फोन में व्यस्त रहे। तुम क्या करते हो? वे एक दूसरे को शून्य भाव से देखते रहे। पढ़ाई कर रहे हो? मैंने कहा। उन्होंने अपना सिर हिलाया। काम कर रहे हो? मैंने कहा। उन्होंने फिर अपना सिर हिला दिया। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते, करीम ने कहा। नौकरी नहीं है, बेरोजगारों के लिए कोई सिनेमा सिनेमा घर भी नहीं है, दूसरे ने कहा। और उसके सभी दोस्त हंस पड़े। सौरभ मुझे घसीट कर ले गया। तब भी करीम की हरी आंखें मुझ पर टिकी रही। सौरभ ने कहा, कल तुम उन स्थानीय लोगों से बात क्यों कर रहे थे? हम अपने हाउस बोट से बाएं मुड़े थे और झेलम नदी के किनारे किनारे चलते चलते वजीर बाग पहुंचे थे। हम फलक रेस्टोरेंट वाली गाड़ी में मुड़े, जो जारक के पुराने पते का एक लैंडमार्क था। मुझे उत्सुकता थी। क्या तुमने देखा उसने कैसे पूछा कि क्या हम भारत से हैं? शायद उसने सोचा कि तुम विदेशी हो। मैं दाल रोटी की तरह देसी दिखता हूँ, और फिर वह कहता है मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। इन लोगों को हो क्या गया है? अब तुम्हें पता चल गया कि यहाँ इतनी सेना क्यों है। भगवान का शुक्र है कि वे यहाँ हैं। मुझे यहाँ डर लगता है, जैसे हमारा पीछा किया जा रहा हो या कुछ और, सौरभ ने कहा। उसने गली के कोने की ओर इशारा किया। वहां चार सेना के जवान खड़े थे, जो सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखे हुए थे।
यह भारतीय सेना है जिससे लोग नफरत करते हैं, मैंने कहा। वे दुश्मन हैं, जारा मुझे यह सब बताती थी। हालांकि यह कुछ और ही है, जैसा कि हमने कल देखा था। कृतिक दृढ़ लोग। अगर सेना यहाँ नहीं होती तो पाकिस्तान इस जगह को अराजकता में बदल देता। यह इतना आसान नहीं है, मैंने कहा। लोग वाकई सेना से नाराज हैं, शायद हम उनकी बात बेहतर तरीके से सुन सके। वैसे क्या वह फलक है? हमने रेस्तरां के बगल में एक पान दुकानदार को पता दिखाया। क्या आप सिकंदर से मिलना चाहते हो? सिकंदर लॉन से, दुकानदार ने कहा। उसने दो पान के पत्ते लिए और उन पर चूना लगाया। हाँ, वह अब भी वहीं रहता है, मैंने कहा। हाँ, वह अब भी वहीं रहता है, मैंने पूछा। दुकानदार ने कहा, तुम्हें उससे क्या काम है? उसने पान के पत्तों पर सुपारी के छिलके, सौंफ और इलायची की एक चुटकी रखी। हम उसे दिल्ली से जानते हैं, वह हमारा दोस्त है, मैंने कहा। सौरभ ने चौंक कर मेरी ओर देखा। मैं मन मन मुस्कुराया। तो तुम्हें पता होना चाहिए, वह और उसकी माँ फरजाना 2 साल पहले तक ही यहाँ रहते थे। अब वे कभी कभार ही यहाँ आते हैं। सौरभ ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि वे अब कहाँ रहते हैं? मैंने सुना है कि फरजाना बेगम राजबाग में रहने चली गई, अहदूस होटल के पास। उनके बेटे का क्या हुआ? सिकंदर हमेशा भागता रहता है, कुछ समय के लिए घर आता है, सेना और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। तुम्हें पता होना चाहिए। क्या तुम सच में उसके दोस्त हो? हाँ, हम हैं, मैंने कहा। क्या तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल पान बनाऊं? अब तक राजबाग के कितने दुकानदार हैं? मैंने पूछा। 50 से ज्यादा, सौरभ ने कहा। 2 दिन बर्बाद हो गए। शाम हो चुकी थी और हम अपने हाउस बोट के कॉमन लॉन्च में बैठे थे। हम इसे एक बहुत ही स्नेही सरदार हनीमून जोड़े के साथ साझा कर रहे थे, जिन्हें अपने कमरे में 20 कदम चलना और वहां बाहर घूमना बहुत मुश्किल लग रहा था। सरदार आदमी झील को पृष्ठभूमि के रूप में रखकर सेल्फी लेते हुए अपनी नई दुल्हन को चूमने पर जोर दे रहा था। महिला कुछ असहज लग रही थी, अभी भी अपने राजकुमार को जानने की कोशिश कर रही थी। यह एक तय किया हुआ मैच लग रहा था, शायद किसी मेट्रोमोलिन ऐप के जरिए। मैंने उन्हें गोपनीयता देने के लिए दूसरी तरफ देखा। हम और क्या ही कर सकते हैं, मैंने कहा। केबल टीवी की दुकानें, सौरभ ने कहा। क्या? अखबार विक्रेता? चलो उन लोगों के पीछे चलते हैं जो सेवा करते हैं अड़ोस पड़ोस। डॉक्टर और प्लम्बर भी? शायद। चलो कल सुबह जल्दी शुरू करते हैं। शुक्रिया सौरभ, मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर पाता। चुप रहो, बिना किसी कारण के सैंटी हो जाते हो। हम क्या हैं, हनीमून कपल है, सौरभ ने कहा और मैं हंसा। क्या तुम थक नहीं गए हो? खोजते खोजते सफलता नहीं मिली, मैंने कहा। चंदन अरोड़ा का चेहरा देखने से तो अच्छा ही है। अरे अभी मत देखो, पर वह सरदार कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। क्या हमें भी उसे परेशान करना चाहिए और सेल्फी लेने का नाटक करना चाहिए? वही बॉस, मैंने कहा। तीन तीन दिन बाद एक टेबल ऑपरेटर हमारे लिए देवदूत बन गया। फरजाना लॉन है ना? वह रेजिडेंसी रोड पर उस लाल इमारत में रहती है, तीसरी मंजिल पर, उसने कहा। क्या आपको यकीन है? वह हमेशा बिल भरने में देर करती है, मैं उसे जानता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। हमने उक्त घर की घंटी बजाई। काले बुर्के में लगभग 50 वर्ष की एक महिला, जिसका केवल चेहरा ही दिखाई दे रहा था, ने दरवाजा खोला। जी जनाब। कैदी मैडम? हाँ, मैं केशव हूँ, जारा का करीबी दोस्त। उसने बिना कुछ कहे हमें ऊपर से नीचे देखा। आपकी बेटी जारा? मैंने पूछा। सौतेली बेटी कहना ज्यादा स्टिक होता, लेकिन मैं तकनीकी बातें नहीं उठाना चाहता था। उसने अपने हाथ से घर में आने वाले रास्ते को रोक लिया, क्योंकि वह सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। शायद तुम्हें याद नहीं है, मैं उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, मैंने कहा। जारा 15 साल पहले अपने पिता के साथ चली गई थी। उसके बाद उसके जीवन के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे पता है, वह आपके बारे में बातें करती थी और सिकंदर के बारे में भी। तो तुम्हें क्या चाहिए? जारा अब यहाँ से चली गई है। क्या हम अंदर आकर आपसे बातें कर सकते हैं? किस बारे में? जारा और सिकंदर के बारे में। हमें आपसे कुछ शेयर करना है। उसने सौरभ की तरफ उंगली उठाई। उसने पूछा, वह यह कौन है? मेरा सबसे अच्छा दोस्त है यह, सौरभ। हम दिल्ली से आए हैं। तुम्हें ढूंढने में हमें एक हफ्ता लग गया।
उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या तुम सेना से हो? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं 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 आंटी नहीं, मैंने कहा। मैंने अपना बटुआ निकाला। देखिए, आईआईटी से मेरा स्टूडेंट आईडी कार्ड, वही कॉलेज जहां जारा ने पढ़ाई की थी, और यह मेरा मौजूदा विजिटिंग कार्ड। मैं एक कोचिंग संस्थान से हूँ। वह हिचकिचाती रही। मैंने अपना फोन निकाला और 5 साल पहले की तस्वीरें ढूंढी। देखो आंटी, यह जारा और मैं हैं, कॉलेज कैंटीन में। जारा और मैं अपने बॉर्नविटा के कप के साथ पोज दे रहे थे। हम दोनों को अगले दिन अलग अलग असाइनमेंट की डेडलाइन थी। हमने पूरी रात काम किया था, अपना काम पूरा किया और दोपहर तक बिस्तर पर लेटे रहे। मुझे लगा कि मेरा सिर घूम रहा है। अगर मैं उसे भूल नहीं पाया तो मैं उसे कैसे भूल पाऊंगा। मैंने खुद से कसम खाई कि मैं उसकी सारी तस्वीरें मिटा दूंगा, सब की सब। फरजाना ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। छोटा सा घर है, कोई दिक्कत मत करना।